सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अपोजिशन की तरफ से तारीख पे तारीख देना बता रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में जारी मैच T20 हरगिज नहीं बल्कि यह टेस्ट मैच है। यह मैच ड्रॉ होता है या फिर नतीजा खेज, इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गेंद अपोजिशन के हाथ में है जो जलसों के बाउंसर मार चुकी, लेकिन आर या पार नहीं हुआ। इस्तीफों के यॉर्कर के जरिए हुकूमत विकेट उड़ाने का ऐलान भी हो चुका है, जिसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन है। 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद पता चलेगा कि ये यॉर्कर कारगर साबित हुआ या फिर नो बॉल करार पाता है। वैसे बैटिंग करती हुकूमत की तरफ से कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात के चौके ने गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया है। कल बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी थी। गड़ी खुदा बख्श में हुकूमत के खिलाफ गर्मा गर्म तकरीरें हुई। बिलावल ने 31 जनवरी की डेडलाइन का जिक्र किया। आसिफ जरदारी ने हुकूमत निकालने का तरीकाकार बदलने का मशवरा दे दिया। बरसी की इस तकरीब की खास बात नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज की शिरकत थी। वही मरियम नवाज जिनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ माजी में ज़ियाउल हक के मज़ार पर खड़े होकर इन्हें असल शहीद करार देते हुए भुट्टो खानदान की कुर्बानियों पर सवाल उठाते थे। सरकारी पैसे से भुट्टो का मज़ार बनाने का इल्ज़ाम लगाते थे। कल उसी भुट्टो के मज़ार पर इनकी बेटी फूलों की पत्तियों के नजराने लिए पाई गई। यही नहीं, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मरीम नवाज की इस ख्वाहिश पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि नून लीग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है या ये फिर नजरिया जरूरत का असर है। नवाज शरीफ के नजरियात और बेनजीर भुट्टो का मिशन एक साथ कैसे चल सकते हैं? कल बिलावल भुट्टो ने फरवरी में लॉन्ग मार्च शुरू करने का इंदिया दिया है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च होगा कैसे? क्या इसका अंजाम भी अपोजिशन की इस्तीफों की धमकी जैसा तो नहीं होगा? अभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि पीडीएम की हिकमत अमली क्या है इसका किसी को भी पता नहीं चल रहा। इस्तीफों की सरगोशियां भी हैं, जिमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशें भी हैं और लॉन्ग मार्च की धमकियां भी। ये सब एक साथ कैसे चल सकता है? खबर यह भी है कि पीडीएम का एक साथ चलना भी दुश्वार हुआ है। बेनजीर भुट्टो की बरसी में मौलाना फजलुर रहमान खुद नहीं आए, वफ्द भेजा और इस वफ्द ने भी बिलावल भुट्टो के ज़ोराने में शिरकत की। ना लाड़काना में पीडीएम के होने वाले इजलास में इस सर्द महरी की वजह सियासी है या फिर जाती? कुछ वाकिफान हाल इसके ताने बाने सिंध में मौलाना फजलुर रहमान के मनपसंद अफसरों की तैनाती ना होने से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जेयूआई में भी बगावत फैलने लगी है। कल पार्टी से निकाले गए जेयूआई रहनुमाओं ने अहम इजलास तलब कर रखा है। इस इजलास के बाद पता चलेगा कि जेयूआई में पड़ने वाला ये शगाफ पार्टी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इन्हीं हालात में ट्रैक टू डायलॉग की गेम भी ऑन हो गई है। फंक्शनल लीग की तरफ से इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए अहम सियासी किरदारों को जेल से बाहर निकालने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल करेगी? क्या इससे सियासत में लगी आग बुझ जाएगी? आज सबसे पहले इसी पर बात करते हैं हसद खरल साहब, आबिद डोगर साहब से। खरल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बिल्कुल ही कुछ और बात कर दी। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी, जेलें भरो। यानी वो कह रहे हैं कि मरियम को कह रहे हैं कि पहले जेल जाओ, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे को हम बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये ना बताया जाए। तो मुझसे कुछ सीख लो, हम पहले भी कुछ कर चुके हैं। यानी उनका इशारा परवेज़ मुशर्रफ की तरफ था कि मैंने उसको निकाला, मैं इमरान खान को निकाल दूंगा। तो वो तो बिल्कुल और गेम की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फजलुर रहमान साहब को, मरियम को बाकायदा सबके सामने बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी तुम्हारी है ये फेल है। देखिए उसामा साहब, आसिफ जरदारी साहब का मुख्तसर खिताब था, कुछ चीज़ें आपने बताई और उसके अंदर ख़ास तौर पर जो उन्होंने टारगेट किया था वो था उनका निशाना नैब, जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई। और सबसे ज़्यादा उनकी स्पीच की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि नैब और ये मुल्क जो है, और ये जिस तरह इकॉनमी, जिस तरह शायद खान नवासी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ये कारोबारी लोगों को तंग करता है, ये जनाब खा के अंदर इसने जो लोगों को कारोबार तबाह कर दिए, ये कर दिया, मुल्क की मईशत, हर चीज़ जो है ना मुल्क के अंदर जो सारी है उसका ज़िम्मेदार उन्होंने नैब को करार दिया। और बेसिकली अब जो जरदारी साहब कह रहे हैं 2-3 चीज़ें। जरदारी साहब, एक तो जो उनका इशारा था, आपको पता है उन्होंने बिल्ले के हवाले से कभी टर्म वो यूज़ करते हैं, आपको पता है बड़ा वो है, कभी वो ईंटों वाला मामला, ईंट से ईंट वो कह रहे हैं हम बजा देंगे और 3 साल के लिए तुम हो और हम हमेशा के लिए, अल्लाह माफ़ करे नौज़ बिल्ला, बहुत बड़ा फ़िक्रा बोलते हैं वो।
और उनके लिए तो ठीक है 3 साल जिनके लिए कह रहे हैं सबको समझ आ रही होती है, लेकिन बड़े बड़े दुनियावी जो फ़िरौन और बड़े हर बंदा नबी पैगंबर जो है वो भी हमेशा के लिए नहीं होते, तो मतलब फ़ानी है कायनात। तो जब आप एक तरफ उनको 3 साल का कह रहे हैं तो इसका मतलब आप 100 साल 200 साल के तो नहीं है ना, आपके उम्र पटा तो लिखवाया हुआ। एक वो भी टर्म है। एक अभी जो बात कर रहे हैं कि हमसे सीखो, जरदारी साहब 2-3 एक वक्त के अंदर काम कर रहे होते हैं। जरदारी साहब इससे पहले एक उन्होंने कहा था कि जनाब हम अगर तजर्बाकार हैं, हम इनसे ज़्यादा बेहतर, एक आप अभी रिसेंटली उनकी कुछ तकरीर उठाएं तो उसमें कहा था कि हम उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, हमें लाते आप, हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। यानी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बाद अगर आपने लाना था तो हम बैठे हैं, हम सरसरी खिदमात के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे से कहा कि इस वक्त वो कहते हैं ना कि जो आपकी जो है पहुँच से बाहर है और इसके लिए इंतज़ार कीजिए, 2013 के बाद आपसे रब्ता करेंगे। अब मामला ये है कि ये बात होगी। फिर उसके बाद जरदारी साहब अब कहता है उस वक्त जब बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का, और उसके बाद ईंटें इकट्ठी करते करते ईंटें भी कहीं उनको नहीं मिल रही थी, भट्ठे बंद हो गए, पता नहीं क्या हो गया, भट्ठे बैठ के ना कच्ची ना पक्की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब किसी वो झोंपड़ी में रहना जहाँ ईंट बना के 2 लाइनों का, और तब तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या पॉलिश बूट शूट जो शोर करते हैं क्या हुआ, तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा जी मुझे झोंपड़ी बेशक दे दे, 4 ईंटों में मैं सर छुपा लूँगा, तो मुझे वो वापस आने दिया जाए। और जिस तरह उनकी वापसी, टार्जन की वापसी से ज़्यादा मुश्किल हो गया था काम, जो बयान दे के पछता रहे थे। और नवाज शरीफ जिनके कहने पर दिया वो खुद इस तरह की चीज़ें आई। उन्होंने कहा जी मुझे तो, उन्होंने कहा कि जनाब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा जी मैंने बयान दिया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जो कुलसूम साहिबा हैं, आपको पता है उस वक्त उनकी इंतकाल था जी। और वो आके अफसोस करना चाहते थे। इससे बड़ी मेरे ख्याल मशरकी रिवायत में इस तरह की बदमज़गी हमने अजीब सी बात है, एम्बैरसमेंट नहीं देखी। उन्होंने कहा जी मैं अफसोस करने आता हूँ, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सॉरी आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपने टेक्निकली कि वो जो बयान दे रहे हैं वो ज़्यादा काम उठा दिए। अच्छा उस वक्त हुकूमत थी, जारी बात है जो उनकी। उसके बाद साथ छोटा सा जी, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि जनाब आपने तो मुझे कहा था कि जनाब ये उठा दे काम, तो उन्होंने कहा ठीक है बहरहाल जनाब मैं इस वक्त जो है ना आपसे नहीं मिल सकता, अफसोस भी आपका मैं नहीं कबूल कर सकता, तो लदा आप प्लीज जो है ना उधर ही रहे। ये जरदारी साहब ने बाद में कहा था, इस तरह की उन्होंने महफिलों में बात की, निजी में भी। जरदारी साहब कहते हैं इनके साथ तो हम जन्नत में भी नहीं अब जाएंगे, कभी भी नहीं इनको माफी देंगे। वो तो बात ये है, लेकिन अभी जो जरदारी साहब जो है ना वहाँ से, या मौलाना फजल रहमान साहब की जो बात की, छोटी सी इजाजत से डोगर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का वहाँ पे ना जाना, डोगर साहब पीडीएम के सरबराह हैं, वफद को भेजना और उसका भी लीस्ट कंसर्न था। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे साहब से बात ले ले फिर बाबर साहब। ये जो बिलावल भुट्टो ने कहा है लॉन्ग मार्च का, वहाँ इस्तीफों का अब जिक्र नहीं हुआ, सेनेट इलेक्शन के बायकॉट की कहीं बात नहीं हुई, मरियम कोई बात नहीं कर सकी इस हवाले से इस्तीफे वगैरह की, तो अब वो बिल्कुल बिलावल के पीछे पीछे हैं। जो कुछ है अब पीपल्स पार्टी है, बिलावल है, ये वक्त आ गया नून लीग पर, लेकिन जरदारी साहब तो बिल्कुल और लाइन ले रहे हैं। आपको ये लॉन्ग मार्च होता भी नजर आ रहा है या नहीं? हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है? वैसे उसामा साहब एक चीज़ तो समझ लें कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं जी। इस सारी गेम में जरदारी साहब की डिमांड क्या है? जरदारी साहब के पास एक सूबे की गवर्नमेंट है, वो सूबे की गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनको उनका जो शेयर है वो मिला होगा। सिर्फ जरदारी साहब अगर तंग हैं तो वो नैब से तंग है, नैब उनको तंग कर रही है, उनकी बहन को तंग कर रही है, उनकी फैमिली को तंग कर रही है, उन पर केसेस डाल दिए हुए हैं, कोर्ट के वो चक्कर लगा रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जो है सिंध के मामला में इंटरफेयर भी कर रही है, जो कि सिंध गवर्नमेंट को किसी तौर पर कबूल नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जो है, जो मरियम के साथ मिले हैं, मरियम का एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। मरियम अदारों के साथ हेड ऑन है, मरियम और नवाज शरीफ जो हैं वो इस हुकूमत को गिराना भी चाह रहे हैं। ना मरियम का पंजाब में शेयर है, ना मरियम का फेडरल गवर्नमेंट में शेयर है, ना कहीं और शेयर है। मरियम ने एक तो ये है कि मरियम का जो चचा है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आगे आना चाह रहा है। मरियम ने पार्टी पे कंट्रोल भी हासिल करना है। मरियम ने ये भी चाह रही कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी गिरे। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है, मैं एक मफरूज़े पे बात करता हूँ, तो जरदारी को या बिलावल भुट्टो को क्या मिलेगा? सिंध गवर्नमेंट भी गई, अगला इलेक्शन होगा, बिलावल भुट्टो और जरदारी को टोटल पता है कि मैक्सिमम भी उनको मिला तो सिंध ही मिलना है, अदरवाइज नहीं मिलना। और नून लीग को तो पता नहीं अगली गवर्नमेंट मिलनी है ये नहीं मिलनी, इसकी इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन उनको यही उन्होंने इसी तरह पे काम करना है। उनके पास इस टाइम जो सबसे बड़ा जरदारी साहब के पास इशू है वो नैब से तंग है,
इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने NRO नहीं देना, उनकी कोई डील किसी मंडेर नहीं चढ़ रही। अब वो PDM के साथ मिलके प्रेशर डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से नैब जो है उन पे हाथ होला कर ले। आप ज़रा गौर करें, एक तरफ जरदारी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे भी आने को तैयार, और धरने पे भी नहीं आने को तैयार। दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला जो उनके अपने डिप्टी चेयरमैन है जरदारी साहब के हैं ना, वो नैब में, वो सेनेट में बैठ के टोटल नैब को चैलेंज कर रहे हैं, नैब को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। क्या जरदारी साहब की मर्ज़ी के बगैर वो वहाँ पर बातें कर रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। असल चीज़ जरदारी साहब का इशू बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उनका इशू सिर्फ नैब है, सिर्फ नैब है और सिर्फ नैब है। लेकिन आज नैब पीछे हट जाए, आज नैब उन पे हाथ ढीला कर दे, आज नैब उनसे कि आप जाएं, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, या हुकूमत आज भी उन्होंने जो सेनेट में बिल दिया हुआ नैब के हवाले से उस पर गौर शुरू कर दे, जरदारी साहब इस हुकूमत के अलाए होंगे, जय मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी बात है। लेकिन वो इमरान खान साहब इसमें कोई तो, अच्छा ये बताएं असद खरल साहब, वो जो ट्रैक टू डायलॉग हो रहे हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है कि सामने नज़र नहीं आती, पीछे पीछे मामलात नज़र आते हैं, तो ये अब आपको लगता है कि इससे कुछ हासिल होगा? ये जो ट्रैक टू डायलॉग की बात ख्याल है अनफर्टाइल एक्सरसाइज है और एक मजाक समझता हूँ ये ट्रैक टू क्या, ये मजाक डायलॉग है। अच्छा। और बड़ा मुझे हंसी भी आती है और ये अजीबोगरीब किस्म की एक हाइप क्रिएट कर दी गई इसके अंदर। जी जी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम ना ये जो PDM का जो आपने बात कर दी थी ना फजलुर रहमान साहब वाली, वो कर लें कि फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं गए। बड़ी कहानियां इसमें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि जी वो कोई बंदे वगैरह भर्ती करवाना चाहते थे, उन्होंने अपने वैसे भाई को भी लगवाया था कराची में, DC वो नैब में केस, नैब ने घेरा, काफी तंग किया होगा। इसके अलावा वहाँ और गैर मुल्की मुबैना तौर पर कि गैर मुल्की फंडिंग के मदारस के हवाले से भी कुछ नैब के पास ही चल रहा है, पता नहीं अब है कि नहीं, वो नैब बताएगा। खबरें इस तरह की खबरें चली है कि ये एक उनके भाई को डिप्टी कमिश्नर सिंध नहीं लगाया था, जो लग नहीं सकते थे, डोगर साहब भी जानते हैं। वो ना प्रोविंशियल सर्विस के थे, ना वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो अभी उसको पहले DMG कहते थे, उसके बावजूद वो डिप्टी कमिश्नर नॉन एलिजिबल होने के बावजूद लगे रहे। उनका भाई का भी जो मामला नैब में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इसलिए बुझे दिल से परेशान फिरते हैं। मौलाना साहब को ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की अपनी लाइन है, वो तो आप कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो बेचारे पहले ही कह रहे हैं कि मैं तो 98 से उधर था, अभी दोस्त के घर में रह रहा हूँ, वो कहानियाँ कि मैं तो इस्लामाबाद में। पहले उनके मुफ्त आपको पता चल रही होती थी चीज़ें, लस्सी के बिल थे, पता नहीं किसी जालम ने वो लिस्ट जारी करा दी गवर्नमेंट से, वो खाने सोने की भी और भी चीज़ें होंगी। 40 लाख तो उस पर लग गया, खाली गाड़ियाँ आगे पीछे। सिक्योरिटी के इशू के अभी वो कह रहे थे कि एक तरफ थ्रेट की बात करते, दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान पुलिस जो हमारे से ले रही है सिक्योरिटी। तो मौलाना साहब जो समझ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा जो है, इधर से तो इन तिलों में तेल नहीं है, अगला भी चक्कर नहीं है 23 के बाद भी, इधर भी और गौन चक्कर है। अच्छा, आगे आगे जरदारी साहब की जो बात डोगर साहब भी कर रहे थे, उनको ये पता है कि जरदारी साहब जो है वो चाह रहे हैं किसी तरीके से भी ये डील हो जाए। नैब शाह वाला मामला जो प्राइवेट बिल है, जो फरूक नाइक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में केस 17/16, उसके अंदर मैं वाद पटिशनर अब रह गया हूँ, बाकी सारे उन्होंने डिसमिस कर दिया और पेंडिंग है केस वो। अच्छा। उसमें जो सारा मामला आता है, तो वो ही शेख जो है और पीपल्स पार्टी और बिलावल मरियम भाई और बहन भाई, और जिस तरह नवाज 1 जनवरी को अब जो सरबरा इजलास होना अब है, मैं थोड़ा सा आपको इसको साथ PDM का इजलास है अब दोबारा। मैं अभी इजलास तो वो ऐसे ही वो निस्तन वो शिस्तन बरखास्तन बस उस तरह की है, रह जाएगा पीछे सिंबॉलिक की पार्टी। फजलुर रहमान साहब का इशू क्या है कि फजलुर रहमान साहब को ये भी समझ आ गई कि वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग लाइनें मार रहे हैं उधर। जरदारी साहब ने ऑफर ही किया तरीके से कि हमसे सीखो, हमने उसमें 2 मतलब थे। एक तो ये है कि हमने तरीके से वो आपने निकाला था, वो बेनज़ीर साहिबा एक ज़ीरक सियासतदान थी, नवाज शरीफ का वो समझ नहीं थी, उन्होंने कहा इसको तरीके से उतारें, जो NRO जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे, ताकि इन हो, क्योंकि 2007 में जब बेनज़ीर ने एग्रीमेंट किया था मुशर्रफ से, जो NRO जिसको कहते हैं, तो उसी के वजह से नवाज शरीफ साहब भी आगे साथ ही आदम के, और उन्होंने किस तरीके से मकर से बाल की तरह उनको उतारा। वो जरदारी साहब बाद में ठीक है साहब पर भारी हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो कह रहे हैं कि जिस तरह कि हमसे सीखो, अब ये किसके लिए वो पैगाम दे रहे हैं, जो पैगाम रसानी जो है, और एक तरफ कह रहे हैं हमें फ़ोन ना करो, बिलावल साहब कह रहे हैं वो है वो हमसे रब्ता करने की कोशिश करें, हम जा रहे हैं। बेसिकली लॉन्ग मार्च तो है नहीं, रॉन्ग मार्च मैं कहूँगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, रॉन्ग मार्च तो हो सकता है, जो कि नहीं होगा।
अगर होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके अपने मसाइल अब हो गए शुरू। अब बात जरा समझे, वो कह रहे हैं कि जब जरदारी साहब अगर अपने मसाइल के लिए उधर डीलिंग मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अब अपने भाई के मसाइल, वो दीनी मुबारक गैर मुल्की फंडिंग मुबैना तौर पर घरों शरों की इधर उधर खांचे, उनके 5 फ्रंटमैनों को मुबैना जो थे, अभी मुबैने में कहूँगा वो बुलाया, 4 जो है अभी उनको आना है, वो उसको नोटिस वोटिस चल रहे हैं, चीज़ें इस तरह की चल रही, प्रेशर उनके ऊपर भी है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ढीले ढाले ज़रा हुए, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं अब अचानक बाद में फिर हो जाए कोई किसी तरह भी, जब उनको मायूसी हो जाएगी। इस पर और जब जुबैर के बाद जब मायूसी हुई थी आखिरी मीटिंग के बाद, तो एकदम से ट्विटर और सारे एक्टिव हो गए थे। अभी फिलहाल उनको उम्मीद है कि शायद मेरी भी डील शील हो जाए। अच्छा, अब ये जो आप बात क्या आपने कर रहे थे, अब ना तो ये इस्तीफे वाला मामला तो ख़त्म हो गई ना कहानी, अब वो तो हुई बात पुरानी, इस्तीफों की हुई बात पुरानी, और अब आ गई है जो लॉन्ग मार्च की कहानी, वो भी कहानी बस रह गई है। जरदारी साहब, जिस तरह डोगर साहब ने कहा, फजलुर रहमान साहब का क्या बनेगा? फजलुर रहमान साहब को कहते हैं मैं पागल हूँ कि मेरा क्या बनेगा, वो कहते तेरा क्या बनेगा, कालिया मशहूर नहीं है डायलॉग। अब फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जब ये डीले कर रहे हैं तो मैं डील करके अपने भाई की अपनी जान देर होगी। बाबर डोगर साहब, अब तो उनकी अपनी पार्टी टूट चुकी है, लग रहा है कि अभी और इसलिए बंदा वो कमजोर हो गया ना, अंदर से उनको कहते नकब लग गई है। उसामा साहब, इनके हालात देखें, पीडीएम के और जेयूआई के हालात आप देखें। एक तरफ वो ये इतनी बड़ी कॉज लेके चल रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को गिराना है, उस पर इतने जलसे कर लिए हैं। आप देखें लाहौर, गुजरावाला, कोयटा, कराची, पेशावर, वहाँ पे जलसे कर लिए, और मकसद बहुत बड़ा है कि जी हमने धरना देना और इस हुकूमत से इस्तीफ़ा लेना है, इमरान खान को घर वापस भेजना है। दूसरी तरफ लड़ाइयाँ कितने छोटे इशू पर हैं कि मेरे 5 बंदे सिंध में एकोमोडेट कर दो, मेरे 5 अफसर जो है मेरे जो मंजूर नज़र हैं, जो मेरे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको सिंध में छोटा एक लुकमा। अब देखें, किसी बंदे को आप खाना पीना, उनके हालात वो गुजर बसर करना है, उन्होंने खाना पीना, गाड़ियाँ, पहले सरकारी सब कुछ होता था। छोटी सी बात, मुल्तान में बुजदार साहब इमरान खान साहब ने जुल्म कर दिया कि वो मुल्तान में मदारस के बाहर कोई सरकारी ज़मीन थी गालबन, और उससे काफ़ी माना लाखों रुपए किराया आ रहा था, मार्केटें बनी हुई थी, पता है डोगर साहब, शायद आपको याद है, वो क्रैकडाउन करके ना धन तक कर दिया उसका। सही, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, वो भी लाइन सप्लाई बंद कर दिया, उधर से लस्सियां बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई। आप उनमें कहीं से खाना पीना सरकारी अफसर इतना जुल्म तो ना करें। आप कहाँ पीडीएम है कि आप इतने नाराज हुए उन 5 चीज़ों पे कि आपने जनाब ना लाड़काना में जलसे में शिरकत की, ना जोहराने में शिरकत की। ये तो इनके पैटी इश्यूज हैं कि एक अफसर की तैनाती कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा इशू है। आप हुकूमत गिराने निकले हुए हैं और एक अफसर की तैनाती ना करने पर डूबते को क्या जेयूआई इस हुकूमत की लाई है? क्या जेयूआई इस हुकूमत की लाई है? क्या इनका कोई आपस में अलायंस है? इन्होंने जो अलायंस किया हुआ है, ये जो मुत्तहिदा ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, ये तो बना हुआ है हुकूमत गिराने के लिए। ये नहीं है कि ये शराकत इक़्तिदार है पार्टी के साथ सिंध में। नहीं, सिंध में तो मुखालिफ है, मुखालिफ भुट्टो से लेकर हमेशा लाड़काना में जेयूआई उनके खिलाफ लड़ी है। अभी आप देखिए का बंदा जीडीए का वो जीता है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। किसी को आप दीवार के साथ अगर लगाएंगे, देखिए किसी को सांस लेने का तो मौका दे दोगे, समझ जनरलाइज बात। दीवार के साथ कौन देखिए वो बेचारे का किसी ने अपना कुछ सिलसिला, पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है, वो अलाइ गवर्नमेंट नहीं है, उनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखिए काफ लीग पीटीआई से शेयर मांगती है तो इसलिए मांगती है कि वो उसके साथ अलाई है कि भाई हमने इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तुम्हें इक़्तिदार में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, उनका अलायंस और अलायंस के साथ आप जो कह रहे हैं वो अगर अपना शेयर मांगे तो बात बन सकती है। आप कह रहे हैं पैटी यूसुफ, अब मेरा जो आपने सब्र का पैमाना बलबरेज हो रहा है। आप छोटी सी बात ऐसे कर रहे हैं कि 5 अफसर सिंध में तैनाती, और वो है पैटी इशूज। आपको पता है अरबों खरबों के वहां पे खांचे हैं। 5000 अरब की तो सरकारी जमीन के ऊपर हाथ साफ किए गए हैं। 5000 अरब साहब कहां पर पीडीएम, और वहां पे जो कमिश्नर और केडीए और एसपीसीए और उसका जो 2-4 डीजीज जो है वहां पे जो सरबराह और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां पे तो अरबों खरबों के खांचे हैं।
इनके भाई भी वहां पे लगे रहे थे डीसी, ऐसे ही है डिप्टी कमिश्नर, तो उनको वो बाहरें याद आती हैं और उनको वो याद आते हैं। आपके ख्याल से ये इतना बड़ा इशू है कि पीडीएम का, अब एक तरफ अनवर मजीद सिस्टम चल रहा है वहां पे, जरदारी साहब के आगे आपको पता है अरबों रुपए के उन्होंने प्लान बना के बैठे हुए हैं, और लोग भी बहुत सारे हैं, उन्होंने अपनी वारदातें नक्शे बना के बैठे हुए, चीजें किस तरह लगा दें, इतना बड़ा आप फजल रहमान साहब को बंदे गए जनाब, आपका चूंकि आजकल नजदीक है तो ये जनाब काम कर रहे हैं, आपको हम जो अगली पिछली कसरें निकाल देंगे मुबैना तौर पर इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास तो एविडेंस नहीं ऐसी, अगर ऐसी बात होगी तो उन्होंने कहा होगा ये तो बात ही कोई नहीं है, मैंने ऐसे ही जरदारी साहब को कहना है, बिलावल को कहना है, तो काम हो जाएगा। आगे उनको ये पता नहीं कि जहाँ पे जो जाना है और जो लगे हुए जिन्होंने लगाए हुए हैं वो तो अरबों रुपए खरबों के खांचे जो करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। अब जरदारी साहब जो है और बिलावल साहब ने जब दिया तो मौलाना साहब को ये अंदाजा अगला नहीं है, अभी उनको समझ आएगी कि आपको इनकार क्यों हुआ, अगर हुआ है तो मामला भी है कि ये बात छोटी सी नहीं है। आप सेक्रेटरी जनरल है वहां पर राशिद महमूद सुमरो, उनके वालिद की बरसी थी चंद दिन पहले, वहां पर ये कारकुनान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के आमने सामने हो गए थे, सारे पोस्टर्स फाड़ दिए थे जेयूआई के जो लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, पेनाफ्लेक्स जो भी था सब कुछ, तो उसमें बड़ा गुत्थम मामला खराब हुआ था। सुमरो साहब ने भी कहा आप यहाँ शरीक हो गए, हमारी तो सियासत खत्म। पहले आप देखिए बलोचिस्तान में 32 साल से शिरानी साहब वो गए, खैबर पख्तूनख्वा से तो हम लोग गए, अब वो सिंध से भी अगर राशिद सुमरो को नाराज कर लेते बाबर डोगर साहब तो ये तो बचता ही कुछ ना, मौलाना के पास आगे ही कुछ नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, मार रहे हैं अगर ऐसी बात है। ब्रेक का वक्त है जी, और मौलाना साहब के लिए सोचने का वक्त है कि उनकी पार्टी में हो क्या रहा है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो डायलॉग की बात हो रही है, ट्रैक टू डायलॉग, इससे क्या बनेगा। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ट्रैक टू डायलॉग की बात हो रही है, इसका आगाज क्या वाकई हो चुका है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात का चर्चा अब भी है और मुख्तलिफ शोज में ये बातें हो रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब का कहना है कि बातचीत का आगाज हो गया है, ऐसे लोग हैं जो मामला को सुलझा सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। फिरदौस आशिकवान साहब भी कहती हैं कि बातचीत होनी चाहिए। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, इमरान खान साहब कहते हैं बातचीत हो और डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का फोरम वो पार्लियामेंट करार दे रहे हैं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। बाबर डोगर साहब, तो फिर बातचीत कैसे होगी? शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि जी मैं तो जेल में हूँ, पीर बगारा साहब को उन्होंने पैगाम भेजा मोहम्मद अली दुरानी के थ्रू कि जी जब तक मैं जेल में हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा मुझे जेल से निकाले तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दुरानी साहब भी ये कह चुके मीडिया से, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे तो पूरा कंट्रोल होगा उनका पार्टी पर। तो ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बातचीत पीछे, ये ट्रैक टू डायलॉग, ये हुकूमत और अपोजिशन। फिरदौस आशिकवान साहब भी समझती हैं कि भाई लोग भी तंग आ गए हैं, रोज़ रोज़ ये उधर से बयान इधर से बयान, तो मामला बेहतर हो। समझ साहब, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो पीडीएम बना हुआ है ये इसके कॉफिन में आखिरी कील साबित होगा, इसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अच्छा, कि शहबाज शरीफ साहब अगर वो बाहर आते हैं और वो आते हैं तो जाहिर बात है कि पार्टी के सदर तो वो हैं और नीचे पंजाब में हमदा शहबाज हैं, तो पार्टी की कमान अल्टीमेटली शहबाज शरीफ संभालेंगे, मरियम नहीं संभाल सकेंगी। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ नेशनल डायलॉग के शुरू दिन से हामी हैं और वो ये चाह रहे हैं कि एक डिबेट होनी चाहिए, उस डिबेट में जो इश्यूज़ हैं उन तमाम इश्यूज़ का हल होना चाहिए, चाहे उसमें नैब है या जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक टेबल पे उसका हल निकालना चाहिए। तो इसकी रियलाइजेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी है। मरियम कह रही है सवाल ही नहीं पैदा होता, कायद के पाबंद है शहबाज शरीफ। इस मुलाकात के बाद जब भी सवाल हुआ है, मरियम औरंगजेब साहिबा हो, मरियम साहब, वो कह रहे हैं सवाल नहीं पैदा होता किसी भी तरह के मिनी नेशनल डायलॉग, कुछ भी नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ की यानी कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। और हालांकि उनकी मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया आप नेशनल डायलॉग की बात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नेशनल डायलॉग की बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले जेल से तो निकालें। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुझे जेल में डाला गया, मुझे बाहर आने दें, मैं अपना रोल प्ले करूँगा। ये जो मुलाकात हुई है इसमें शहबाज शरीफ से गारंटी मांगी गई है कि अगर आपको जेल से बाहर निकाला जाए तो आप अपना रोल प्ले करेंगे। वो अपना रोल प्ले करेंगे, इसलिए इस दफ़ा वो अपना रोल ओपनली खुल के सामने आके रोल प्ले करेंगे। और इसका अदराक मैं आपको इसके साथ जोड़ता हूं।
वो उसका कोई फजूल ऐसे हाइप क्रिएट किए, कोई उसका तल्लक नहीं, उसको डिस्कस नहीं करना गैर जरूरी है। वही शायद जो पीएम थे और उनके वहाँ पे जो उतरा था और जो उनको प्रोटोकॉल मिला था, कहानियां कलाबे कहाँ से मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बोल। अच्छा एक और चीज, कोई मसला, मरियम पार्टी को बंद गली में लेके जा रही हैं, दीवार के साथ लगा रही हैं, ये पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा, अब मैं पार्टी के अंदर बगावत है। अच्छा, शहबाज शरीफ इस पार्टी को एक ओपन रास्ता लेके देंगे और ये बंद गली से बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल आने वाले दिनों में अच्छा, अब इसी खतरा तो फिर जिस भाई को आवाज, एक मिनट, जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और मरियम साहबा की चीखों की जो आवाज आपको कल आई होगी, उसको मैं आप समझा रहा हूँ कहानी क्या है, चक्कर क्या है, घुन चक्कर क्या है। जो कल वो कह रही थी कि हमें अहले खानदान को, लोगों को तो फैमिली को तो मिलने नहीं दिया जाता, अजीज़ों कारब को तो मिलने नहीं दिया जाता, और जो मैसेंजर हैं, जो पैगाम रिसां हैं, उनको सहूलतकारी दी जाती है। इसके उनको समझ आ रही है। शहबाज शरीफ साहब की भी कॉन्सेंट बिल्कुल, डोगर साहब की बात ठीक है, वो शामिल है। जो उन्होंने बात वो कही कि जनाब वो पैगाम रिसां तो आए, और शहबाज गिल क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब जनरल सेक्रेटरी फंक्शन लीग का जो उन्होंने कहना था ना कि शहबाज गिल की बात यही है कि वो अपनी पार्टी के पाबंद है, यानी शहबाज शरीफ की बात हो रही है। ऐसे लोग हैं जो हालात नॉर्मल करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अब जो दुरानी साहब की गारंटी की बात कही है, वो तो पब्लिक मीडिया में भी आ चुकी है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जेल में हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अब मरियम साहबा को क्या खौफ है कि एक तो ये है कि जब आएंगे शहबाज शरीफ साहब बाहर या हमजा, तो जो लोग थोड़ा मोटा झूठा छूटा हिसार बना हुआ है वो तो शुक्र करेंगे कि चले हमें कोई बंद गली से निकाले, क्योंकि जो टकराव की पॉलिसी, जो कहते हैं हम नहीं तो कुछ भी नहीं है, और हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो एमएनए एमपीएस सेंटर, अच्छा कल की सुन ले, मरियम नहीं, कल एक बड़ी बात, एक और बात की, अब कैसे हो जाएगा? मरियम साहब ने एक और बात नहीं चली, शहबाज शरीफ की नेशनल डायलॉग की सारी बातें नहीं चली, वो तो जेल जा बैठे। मरियम साहब क्या चली है, ले लिए ना, चली क्या है, आई चली होगी। अच्छा सुन ले, अपने पास में वो मरियम साहब ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जावेद अब्बासी और वो जो सफदर अवान साहब के भाई हैं सजाद अवान, उनके इस्तीफे अगर गलती से चले गए हैं, वो कह रही है उसको कबूल करें, उसकी वजह पेश हो। वो कह रहे हैं वफा के पहाड़ है, जाके पेश हो जाएं और कबूल करवाएं इस्तीफे, वो तो खुद कुछ हमला करवाती है। सुन ले, अब मामला यह है कि जो मरियम साहबा ने दावा किया, कल उनके वाले से खबर चल रही थी कि 160 लोगों के इस्तीफे मेरे पास, पंजाब असेंबली के एमपीए की बात कर रही थी कि वो मेरे पास आ चुके हैं। यानी पार्टी सदर है शहबाज शरीफ साहब, कायद है नवाज शरीफ साहब, सीनियर नायब सदर है अब्बासी साहब, उन्होंने कहा जी मेरे पास आ चुके हैं। और साथ उनके बयान में कहा, कहते जो कौमी असेंबली के और दीगर जो लोग हैं, उनके भी चंद जो लोग हैं उनके हवाले से हमारी जो अभी आ जाएंगे जल्दी। आप समझिए जरा बात, उधर शहबाज शरीफ है कौमी असेंबली, मरियम साहबा का इशू, उनको परेशानी ये लाक हो गई है जो उन्होंने वहाँ पे अदराक किया कि वो कि वहाँ पे उनको लिए सहूलतकारी है, पैगाम रसां के लिए उनकी मुलाकातों का एहतमाम किया जाता है। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं और ये हमेशा फंसे ही रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास दो मामलात हैं, एक तरफ है नवाज शरीफ साहब वोट बैंक के स्यापा पड़ा हो उनको, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बतें और पिंगे और अक्लमंदी वाली बातें और डेवलपमेंट और डिलीवरी वाली बातें, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मेरे भाई जो है ना वो बेचारे, मैं शहबाज शरीफ की इसको बात को रहने देता हूँ कि शहबाज शरीफ से ज्यादा अपने किसी भाई के साथ को वफादार हो सकता है ना, तो खाल खाल बहुत कम लोग होंगे। उनको कई दफा ये यकीनी बात है, गलत बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफर हुई उनको, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी कोई बंदा को डिनाई कर दे किसी हवाले से भी, उनको कई मरतबा वजीर आजम की पेशकश हुई। एक दफा तो नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं थक गया हूं, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूं, मैं आज 2.5 घंटे की बात है, 2.5 घंटे की, वो आज तक नहीं है। अब्बासी वाले मामले से अलग है, जब उनको वज़ीर आज़म बना दिया, वो तो शहबाज शरीफ उस वक्त तो माँ इनकी मरहुमा जो है ना वो लाहौर से गई इस्लामाबाद, पहले उन्होंने सदर का लारा लाया, वो मुकर गए उससे, उसके बाद के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वालदा मोहतरमा, मेरी कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, ये इसको डिनाई कर दे, कसम उठा कह दे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जब नवाज शरीफ कह बैठे कि शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई कि 1.5 घंटे बाद मैं आप बकायदा भी इसको हवाले से, वो आज तक शहबाज शरीफ कहता 1.5 घंटा नहीं आया कहीं, चौधरी गुलाम हुसैन ने इसका इंकशाफ भी किया। मामला ये है कि ये जो शहबाज शरीफ ने खुद बात बताई है। अब मामला क्या है, शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ ने कहा कि मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया, ये वो मैं जिम्मेदारी उतारना, जब प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े खुश हो गए, चले शुक्र है, उन्होंने कहा वैसे तो मैं से नंबर लग नहीं सकता। जब उस वक्त कुलसूम साहबा भी जिंदा थी मोहतरमा और मरियम साहबा भी,
जब इनको ये नवाज शरीफ साहब ने बताया कि भाई ये करना लगा, इन्होंने कपाते डाल दिया घर में, जिस तरह होता है पंजाबी रिवायती। जब ऐसा कपाते डाला कि शहबाज शरीफ साहब से भाई सामना नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वालदा मोहतरमा को यहाँ से जाना पड़ा, सुन ले, उन्होंने जाके पहली मरतबा, हालांकि ये खानदान में ये भी अच्छी रिवायत है जो मरियम साहब कहती है, सही बात है, बुजुर्गों का एहतराम करते हैं और वालदा मोहतरमा को सारे एहतराम करते हैं। मुझे ये बताएं, वालदा मोहतरमा ने जाके बाबर डोगर साहब, नवाज शरीफ आप ये कह रहे हैं कि इस दफा हाथ जोड़े, ठीक है, और कपड़ा जिस तरह कहते हैं ना वो फेंकने वाली तक बात थी। नवाज शरीफ साहब मजबूर थे, उन्होंने नहीं मानी वालदा की बात, ठीक है। फिर ये सदर मुश्किल से उन्हीं की वजह से बना और बाद में जो अपोजिशन लीडर बनाया और पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन जो है अब ये वो भी वापस ले ली थी, आपको पता ना इनसे वो किसने लगवाई थी। सर अब ये 35-40 साल से यूं ही चलता आ रहा है। अब बाबर साहब कैसे ये बदल जाएगा, शहबाज शरीफ साहब के हाथों में अब किस तरह भागदौड़ आ जाएगी, यही मैं छोटा सा शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो गूम गूम की सूरत हाल में रहेंगे ना, वो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, स्यापा डाला रहेगा। शिबली फराज साहब ने भी कहा है वज़ीर इत्तलात ने कि जी मरियम और फजलुर रहमान से बात नहीं हो सकती, और उसकी वजह उन्होंने कहा है कि जी वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो इसका मतलब है वो भी इशारा उधर से दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ से बात हो सकती है। उसामा साहब, शहबाज शरीफ इस दफ़ा बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि डिसाइसिव, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा शहबाज शरीफ इन टर्म्स में बाहर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ मरियम की पॉलिसी से हमेशा उनको इख्तिलाफ रहा। शहबाज शरीफ आज भी ये समझते हैं कि नून लीग का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो मरियम नवाज का है। शहबाज शरीफ उसका सियासत में आना पसंद नहीं करते थे। शहबाज शरीफ जो उसका सियासत में रोल है उसको पसंद नहीं करते। शहबाज शरीफ का ख्याल है कि जो फैमिली में दरार है, जो सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, उसकी वाहद जिम्मेदार जो है वो मरियम नवाज है। ये एक बात बरमला वो कई लोगों से कर चुके हैं कि मेरी भतीजी ने भाइयों के दरमियान फर्का भी डाला, सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली भी वो है, नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क करने वाली भी वो है, और पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाली भी वो है। अब शहबाज शरीफ अब चुप नहीं बैठेंगे, अब वो अब खल साहब आप देखिए तो सही, मैं आपको बाहर आएंगे पार्टी पे गिरफ्त नवाज शरीफ की और उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई। पार्टी पे नवाज शरीफ की गिरफ्त कमजोर है, इस वक्त भी है। शहबाज शरीफ बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि सारी लीडरशिप उनके पीछे खड़ी है। देखते हैं, बिल्कुल हम उस पर भी फिर प्रोग्राम करेंगे जब ये सब कुछ होगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे खासतौर पर असद खलील साहब से जानेंगे अनवर मजीद के हवाले से मेगा करप्शन स्कैंडल। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स केस का बड़ा चर्चा हुआ और इसके मरकजी किरदार हैं अनवर मजीद, और इनके हवाले से 2015-16 की बात है कि असद खलील साहब ने ARY पे उस वक्त होते थे और प्रोग्राम भी किया, और उसके बाद इनके खिलाफ इन्होंने केस भी कर दिए और फिर 4 साल वो केस चलता रहा। आखिरकार खलील साहब ने वो जीता। उस वक्त भी ये जाली अकाउंट्स का मामला था। अब आज भी इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और ये मेगा करप्शन की कहानी है, और उस वक्त भी इन्होंने बताया कई जाली अकाउंट्स हैं लेकिन फिर केस हो गया। अब FIA के पास जाकर असद खलील साहब अब भी इन जाली अकाउंट्स के खिलाफ केसेस लड़ रहे हैं और मुकदमात लड़ रहे हैं। हत्ता कि इन पर 2018 में जानलेवा यानी इन पर जान पर हमला भी इन पर हुआ था, तब भी ये केस के पीछे ये जा रहे थे। असद खलील साहब अब क्या हो रहा है इस केस में, यानी इतने बड़े बड़े मुजरिम, ये जाली अकाउंट्स का आप उस वक्त बता रहे थे, अब आकर जो है सबका ध्यान गया, ये केसेस आगे चल रहे हैं, लेकिन अब पहुंचे कहां तक हैं अभी तक ये केस? वो तो जेल भी नहीं जा रहे, अस्पताल में मौजे मार रहे हैं। उसामा साहब, मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बता के, तो नई जो चीज़ें हैं वो उसके लिए 10, 12, 20 प्रोग्राम भी कम है। डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाना शुरू कर दें और उसके टीजर भी देना शुरू कर दें, उसके लिए भी 10 प्रोग्राम कम तो चाहिए, और 100, 200, 400 अरब की करप्शन की बातें नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। आज मैं सिर्फ बैकग्राउंड बता के ये छोटी कुछ चीज़ें दूंगा, और ये जो पलंदे हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये तो मैं आज जल्दी में बस कर रहा हूँ। तो अब ये जिस तरह आप देख रहे हैं पलंदे, अगर दिखाएं आप नाजरीन को ताकि बता भी सकूँ, एलैबोरेट भी कर सकूँ। ये है जी। तो अब मामला ये है कि ये जो मेगा करप्शन के वाले से, एक तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने किया मामलात, और जो सेहत की आड़ के अंदर जो आखिर ये जो फरार हैं और जिस तरीके से सारा चल रहा है मामला, ये आप स्क्रीन पे दिखाइए जी। ठीक है। अब 6 कंपनियां थी, और वो 83 कंपनियों के मालिक कैसे बने,
जेल की बजाय अस्पताल में रहे और फिर जमानतें और ये सारे मामला हो गए और किस तरीके से वो पेशियाँ नहीं कर रहे थे। अब हुआ क्या, ये FIA की जो बात आपने की 29 मशकूक अकाउंट्स की बात है और जिसके तहकीकात के दौरान सामने एक अकाउंट है जो डोगर साहब ने अभी बात की थी ना कि तारक सलीम मांडवी वाला, आसफ जरदारी साहब और A1 इंटरनेशनल। A1 इंटरनेशनल का ही मामला है जो कि गया है सलीम मांडवी वाला की तरफ और वही A1 इंटरनेशनल जो 2015 और 2016 में मैंने ARY न्यूज़ पे जब प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने यही चीज़ें जो है उसामा साहब ये दिखा रहे थे पेपर नाज़रीन को, ये मैंने दिखाई थी उसमें सारी चीज़ें, उसमें दिखा के मैंने 2015 और 16 में मैंने ये बताया था कि ये 29 अकाउंट है और इतने अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई है और उसके ऊपर ये सारी मैं आगे बताता हूँ कि उस हवाले से मुझे ऑफ़र क्या आई, किस तरीके से मामलात हुए और फिर किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, किस तरह इस केस में नैब और FI में जाके मैं मुद्दई बना और किस तरह फिर आगे JIT बनी हाई पावर। थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड बता के और आगे जो आजकल ये वारदातें डाल रहे हैं, डाल गई हैं कुछ और कुछ मज़ीद डाल रहे हैं, उसके हवाले से भी नाज़रीन को बताएंगे। अब मामला ये है कि ये जो A1 इंटरनेशनल इस्तेमाल है अकाउंट तारक सुल्तान का जो 29 के हवाले से, जो ये अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया अकाउंट, मलिक तारक सुल्तान ने इस अकाउंट से लातलगी का इजहार किया। इनके इनकार के बाद जनाब हो गया हैंड राइटिंग और दस्तखत के हवाले से जो मौक़िफ़ लिया गया जिसमें जाली दस्तखत साबित हुए। अब इनके ख़ानदान के और जाली अकाउंट्स के हवाले से मुख्तलिफ मैं शॉर्टली बताऊँगा नाज़रीन को कि FIA ने जो दावा किया ये चीज़ें सामने आई कि अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और इनके ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ जो कंपनियों ने जाली अकाउंट्स खोले और ताज़ा और जो हुसैन लवाई के ज़रिए अरबों रुपए की हेरा फेरी की गई, जो मुबैना तौर पर तमाम फ्रीकान जो है उनको समन जारी करके अफरादी और कंपनियों को रकूमात की मुंतकिली और वसूली के हवाले से मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत जारी की, लेकिन कोई भी हाज़िर नहीं हुआ। वसूली के हवाले से जो मैंने बताया मुलज़म अनवर मजीद और AG मजीद वगैरह, अब्दुल गनी मजीद और जो असलम मसूद जो वो सारा जिन्होंने स्टेटमेंट 164 का बयान भी दिया बाहर से आए, मसूदुल्लाह मलिक, मोहम्मद आरफ खान, बैंक अफसरान, नूरीन सुल्तान, किरण अमान, अदील शाह, रशीदी तला, वल्द नकी रज़ा, हुसैन लवाई जो बता रहा है कि वल्द हाजी मूसा, नसीर अब्दुल्ला जो चेयरमैन सीमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमात ये जो सारे दर्ज हुए। इसके बाद तला रज़ा और हुसैन लवाई जो है उनको इसमें गिरफ्तार और दीगर लोग भी गिरफ्तार किए गए। अनवर मजीद जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से जब सामने एक आवाम के पब्लिक बात हुई, ये उस वक्त ज़्यादा हुई जब जरदारी साहब ने एतराफ़ किया। ये उन दिनों की बात है जब 2016 के अंदर इनके दफ्तरों पर छापे शुरू हो गए, हमने प्रोग्राम किया, छापे पड़े और उस वक्त जरदारी साहब ने एतराफ़ भी किया कि हाँ जी मेरा इनके साथ तल्लकात है, मीडिया के दौरान जो गुफ्तगू की तस्दीक की थी। अब अनवर मजीद साहब के हवाले से ये जो सारी चीज़ें निकली, फिर किस तरीके से इन्होंने शुगर मिलें जो थी वो ज़्यादातर थी गुज़श्ता साल काश्तकारों के हवाले से, जिस तरह आपने देखा बल्कि पहले उससे पहले कि शुगर जो मिल मालकान कशीदगी के वक्त भी आपको पता है एक पुलिस वालों को उनके जो दूसरे जिम्मेदार ट्रालियों को हाँक के ले जाते थे, वो भी आया IG और सारे मामलात के ऊपर से जनाब अनवर मजीद की मिलों में था गन्ना और जरदारी साहब की या अनवर मजीद की मुबैना तौर पर जो मिले हैं वहाँ पे लेके जाना है ज़बरदस्ती और पैसे भी नहीं देने उनको हाँक के। अब उसके बाद बीमार संतों की बहाली की जब बात आई तो सिंध हुकूमत में 50% जो बेनिफिशरी थी वो भी मुबैना तौर पर जो अनवर मजीद उनकी फैमिली को जरदारी साहब के बारे में जो बातें आ रही हैं, कुछ कागजों में है, कोई जुबानी है, सरकारी बैंक से इनको कर्जे दिए गए, फिर इनको सब्सिडी जो आती थी वो भी सारा सिंध बैंक जो है वो उधर, नेशनल बैंक की सारा रेल पे उधर, सीमेंट बैंक उधर। और जो सबसे बड़ी वारदातें इन्होंने की वो एक अलहदा सी कहानी है। नैब के अंदर 2017 में JIT जो बनी और जो नैब के अंदर मैं मुद्दई था, ये जो सारा फोए के अकाउंट में नैब ने ये मामला रेफर किया, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। नैब ने मामला पहले मैंने प्रोग्राम किया, फिर मैं नैब के पास एज चेयरमैन लेके गया, CIJ सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन जनरल पाकिस्तान नैब कराची में, चेयरमैन नैब ने अप्रूवल दी, वहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट उन्होंने रेफर कर दिया चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो ले लिया। फिर उसके बाद FI में ऑलरेडी मैं दरखास्त दी हुई थी, अनवर मजीद वगैरह सारे इस ग्रुप के फेक ओमनी, उस हवाले से मैं पेशियाँ भुगत रहा था। उस वक्त बशीर मेमन साहब थे, मुनीर शेख साहब थे, जिस तरह मैंने कहा 5 जून 2018 को भी मैं लास्ट 2 मिनट रह गए थे प्रोग्राम में कराची स्टूडियोज ज्वाइन किया, उस दिन भी मैं ओमनी ग्रुप के वाले सारे शवाहिद किया था। फिर अभी जो सेक्रेटेरिएट कायम हुआ जो रेंजर का, और वहाँ पे जाके मैंने सारी चीज़ें दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो एक बनी, आपको पता रिकॉर्ड नहीं उठाने देते थे रेंजर को। डिले क्यों है? अब मामला ये है डिले क्यों है। सिंध के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत है, जब FIA ने बेबसी का इजहार किया था तो सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर्ड एक बनानी पड़ी JIT और रेंजर को
क्योंकि एफआई ने कहा था कि हमें सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंटों से फेडरल पुलिस यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन प्रीमियर जो एजेंसी है वो नहीं उठाने देते। पुलिस उनकी आगे से सहूलतकार बनती है, हमें से मुजाहिमत करती है, हमें रिकॉर्ड नहीं उठाने दिया जाता। फिर एक सेक्रेटेरिएट कायम हुआ, रेंजर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं साथ और इनसे रिकॉर्ड ताकि महकमों से ये ले सके। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो उस वक्त मैं बता देता हूँ, जब मैंने प्रोग्राम किया सिर्फ टीजर दिया, उस वक्त 15 और 16 में रिकॉर्ड पे है। और 9 साउथ जो एडिशनल साइंस जज मोहतरमा फतेह बिन निजाम साहब के पास वो केस है, 4 साल से 16 में जब इन्होंने दावा किया, ये मेरे पास आए, जो अभी मैं नाम ली उनमें से कुछ लोग बड़े बड़े जो लोग हैं। अच्छा। मेरे पास है एक, चूंकि मेरे किसी हवाले से केस की किसी हेयरिंग के वाले से वो दोस्ती हुई, वो मेरे पास आ गए जब मैं एयरवाई था। उन्होंने कहा जी अनवर मजीद साहब की ख्वाहिश है कि आपने जो बात की है, या जरदारी साहब के वो दोस्त है, सब कुछ जानते हैं, ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट बात करता हूँ, डिनाई नहीं कर सकेंगे जी। कर दें तो कैसे करेंगे, कोई झूठा बंदा कैसे डिनाई कर सकता है, और वैसे करेंगे भी नहीं, इस तरह के बंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी आपको हर ऑफर हम देने के लिए तैयार हैं, आप अमेरिका के, आप बरतानिया के लग जाए, आप दुबई में जितने पैसे कहते हैं वो आपको रखवाते हैं। नहीं उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी, और चीज़ें थी, ये मैं गलत बात नहीं करूँ। इन्होंने पैसों की बात की थी कि फ्लैट चीज़ें, बच्चों में सुनता रहा मजाक, मैंने कहा कि ये कर ले, लिस्ट ज़रा बना ले, ठीक है, हम जहाँ पे कहेंगे पैसे शिफ्ट करेंगे, बच्चे इमिग्रेशन, बड़ी कहानी सुनाई। मैं कहा अगर ये मैं नहीं करूँगा तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपके खिलाफ केस करेंगे, हम आपके पास इस्तगासा करेंगे, इस्तगासा करेंगे। मैं किधर करेंगे, मैं तो लाहौर का हूँ, लाहौर में मैंने प्रोग्राम किया है, स्टूडियो हमारा लाहौर में है। कहते नहीं हम इस्तगासा कराची में करेंगे, सिविल कोर्ट में। मैं क्या मैं कराची आऊँगा, कहते हैं आपको हर दफ़ा इन पर्सन आना पड़ेगा। मैं कि मैं आऊँगा, मैं 4 साल तक अलहमदुलिल्लाह लग गया, फिर वो मैंने केस जीता भी, ओमनी ग्रुप और दर्द सारा केस 4 साल बाद हर महीने पेशी, आपने तो केस हर महीने पेशी, मैं जाता रहा हूँ, जिस दफा नहीं जाएंगे बेलेबल फ्रंट निकलेगा, नॉन बेल, मैं जीता, कंपनसेशन भी कोर्ट ने मुझे दी। मैंने कहा मैं सच और हक का बोलबाला हुआ, जो 15 और 16 में, और आज भी हक और सच का बोलबाला होगा। ये प्रोग्राम जो बोल है ना, और बोल का हमेशा यही मिशन है कि हक और सच का बोलबाला है। आगे ये जो पलंदे हैं इसके हवाले से हम मजीद तफसीलात भी आवाम से शेयर करेंगे। आजकल क्या बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए का, तो उम्मीद करते हैं ये जो सारे जाली अकाउंट्स का किसी मंत्री के अंजाम तक भी पहुंचे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।